हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी। इससे पहले हमने 2 पार्ट्स में पढ़ा प्रेसिडेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है प्रेसिडेंट वाले चैप्टर के, वो हमने किए। और पार्ट 3 में आज हम और जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होते हैं, वो हमने एक एक करके देखे। प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव पावर्स हमने एक एक करके देखे। और नाउ प्रेसिडेंट के जुडिशल पावर्स को हम देखेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं प्रेसिडेंट के जुडिशल पावर्स क्या क्या होते हैं। बेसिकली जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस एंड अदर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। चाहे सुप्रीम कोर्ट का के जज हो या हाई कोर्ट के जज हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, उनको अपॉइंट कौन करता है? उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, किनको? जजेस को। सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगर उसको किसी कोई भी ओपिनियन लेनी होती है, वो सुप्रीम कोर्ट के से ले सकता है, वो एडवाइस सीक कर सकता है किसी भी क्वेश्चन, किसी भी अगर उसको कुछ भी ओपिनियन चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टली ले सकता है। ही कैन ग्रांट पार्डन। मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ाया भी है कि जो प्रेसिडेंट है, उसके जो सबसे इम्पोर्टेंट जुडिशल पावर है वो ये है कि अगर किसी बंदे को डेथ सेंटेंस मिला है या उसको डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ सेंटेंस मिला है, उसको माफ़ कर सकता है कौन? प्रेसिडेंट। या अगर कोर्ट मार्शल से भी उसको सज़ा मिली है तो वो माफ़ कर सकता है प्रेसिडेंट। तो जैसे सज़ाए मौत सुनाई दी जाती है, किसी को डेथ सेंटेंस मिलती है, उसको माफ़ कौन कर सकता है? उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माफ़ कर सकता है, ठीक है। तो ये इसके पास जुडिशल पावर्स होते हैं। तो उसके बाद अगर हम इमरजेंसी पावर्स की बात करेंगे, तो जब इमरजेंसी लगी होती है, पूरे मुल्क में लगी होती है, किसी स्टेट में होती है, तो प्रेसिडेंट के क्या पावर्स होते हैं? उसमें भी प्रेसिडेंट के बहुत ज़्यादा पावर्स होते हैं। लेकिन ये हम सारा इस इमरजेंसी वाले चैप्टर में करेंगे। 3 तरह की इमरजेंसीज होती है। एक तो नेशनल इमरजेंसी होती है आर्टिकल 352, और प्रेसिडेंट रूल होता है आर्टिकल 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है आर्टिकल 360। तो इमरजेंसी में भी क्या क्या पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट के पास, ये हम इमरजेंसी वाली चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करता है इमरजेंसी। तो अगर हम अब आते हैं बात वीटो पावर्स। वीटो पावर आपने सुना होगा इसके बारे में। प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर्स होती है, और कौन कौन से वीटो पावर्स होते हैं वो हम एक एक करके देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ 3 टाइप्स ऑफ वेटो पावर्स। जो इंडिया का प्रेसिडेंट है उसके पास 3 तरह के वेटो पावर्स होते हैं। सबसे पहला वेटो पावर क्या होता है? सबसे पहला कौन सा वेटो पावर होता है? उसको हम बोलते हैं एब्सलूट वेटो। क्या होता है? एब्सलूट वेटो। एब्सलूट वेटो में क्या वो यूज़ करता है? विदहोल्डिंग द असेंट टू द बिल। उसमें क्या करता है? अगर उसके पास, देखो, जब कोई बिल होती है ना पास लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में, तो उसके बाद उसको प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के सामने, और प्रेसिडेंट जब साइन करता है उस बिल पे, तब जाके वो बिल एक्ट बनती है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास ऑप्शंस होते हैं, उसके पास वीटो पावर होता है कि वो साइन करेगा या नहीं कैसे रिएक्ट करेगा बिल की ओर। तो सबसे मैंने आपको बोला कि उसके पास 3 तरह के वीटोज होते हैं। सबसे पहले जो एब्सलूट वीटो है, सबसे पहले जो एब्सलूट वीटो होता है वो क्या होता है? विदहोल्डिंग द असेंट टू द बिल। इस एब्सलूट वीटो पावर यूज करके क्या करता है कि प्रेसिडेंट बिल को साइन नहीं करता है, वो विदहोल्ड करता है साइन, वो साइन नहीं करता है, ठीक है। द बिल देन एंड्स एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट। और जब प्रेसिडेंट विदहोल्ड करेगा अपना असेंट, मतलब साइन नहीं करेगा, अगर उसके सामने बिल रखी जाएगी तो एब्सलूट वीटो यूज करेगा, वो बिल को साइन नहीं करेगा, वो बिल वहाँ पर खत्म हो जाएगी और वो एक्ट नहीं बनेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन 1954, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। इन 1954 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विदहेल्ड हिज असेंट टू द पेप्सो अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के 1954 में, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है अपना असेंट नहीं दिया पेप्सो बिल को, ठीक है। PEPSU, इसको हम पेप्सो बिल बोलते हैं, पेप्सो अप्रोप्रिएशन बिल को उसने असेंट नहीं दिया, इसने एब्सलूट वीटो यूज़ किया, उसने विदहेल्ड किया जो है अपना असेंट। उसके बाद 1991 में अगर हम बात करेंगे, और वेंकटा रामन जो है विदहेल्ड हिज असेंट टू द MP सैलरीज अलाउंसेस बिल। जो आर वेंकटा रामन है 1991 में, उन्होंने अपना जो है एब्सलूट वीटो यूज़ किया। किसके लिए? एक बिल आई थी जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरीज और अलाउंसेस के बारे में लिखा गया था। वो बिल जो है उस बिल को भी उन्होंने क्या किया? यूज़ एब्सलूट वीटो यूज़ किया।
ठीक है। दूसरा टाइप ऑफ वीटो जो है वो है सस्पेंसिव वीटो। तो 3 तरह के वीटोज हैं इंडिया के प्रेसिडेंट के पास। एक तो एब्सोल्यूट वीटो है, दूसरा है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है? रिटर्निंग द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। अगर बिल पास होती है, बिल पास होके फिर कहाँ पे आती है? प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट साइन करता है तो वो बिल एक्ट बनती है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट क्या करता है, साइन करने के बजाय वो वापस भेजता है हाउसेज में इस बिल को फॉर रिकंसिडरेशन, कि आप इस बिल को फिर से रिकंसिडर करो। ठीक है, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट को लगेगा कि इसमें कुछ ऊंच नीचे, वो बोलेगा क्या फिर से इसको रिकंसिडर करो, क्या आप सच में इसको जो है एक्ट बनाना चाहते हैं। तो जब रिटर्न करता है फॉर रिकंसिडरेशन, उसको हम बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। ये यूज़ किया था ये वीटो 2006 में। इन 2006 प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम यूज्ड द सस्पेंसिव वीटो इन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल। एक बिल आई थी उनके पास, अब्दुल कलाम के पास, APJ अब्दुल कलाम के पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल आई थी। उसमें उन्होंने क्या यूज़ किया? उसमें उन्होंने सस्पेंसिव वीटो यूज़ किया। ठीक है, 2006 में। However, the president can return the bill for reconsideration to the legislature only once, after which he has to give his consent. यहाँ पे आपको याद रखना है कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट है, अगर उसने सस्पेंसिव वीटो यूज़ किया, मतलब उसने बिल को वापस रिकंसिडरेशन के लिए हाउसेस के पास भेजा और ये बिल फिर से पास होके आ गई ऐसे ही विदाउट चेंज या विद चेंज, उसको फिर एसेंट देना ही देना पड़ता है, उसको साइन करना ही करना पड़ता है। वो फिर उसके बाद फिर से वापस नहीं भेज सकता है। दैट मीन्स अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास बिल आती है और वो रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है वापस बिल, तो वो सिर्फ एक बार भेज सकता है। अगर फिर से वो पास होके आएगी, उसको साइन करना ही करना है। ठीक है। अब जो तीसरा टाइप ऑफ वीटो है दैट इज पॉकेट वीटो। क्या है? पॉकेट वीटो। पहले हमने क्या पढ़ा? एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा पढ़ा सस्पेंसिव वीटो और तीसरा पढ़ा पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो मतलब बिल को साइन नहीं करना, बिल वहीं पे ख़त्म होती है। सस्पेंसिव वीटो मतलब बिल को वापस हाउसेज में भेजना फॉर रिकंसिडरेशन, और एक ही बार भेज सकते हैं, उसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। और पॉकेट वीटो होता है टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल सेंट टू द प्रेसिडेंट। पॉकेट वीटो का मतलब है कोई एक्शन ही नहीं लेना, ना ही ये बोलना कि मैं, ना ही रिजेक्ट करना, मतलब ना ही विदहोल्ड, ना ही ये बोला कि मैं साइन नहीं करूंगा, ना ही रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, कोई एक्शन ही नहीं लेना, मतलब चुपचाप करके जेब में रखना है ना, इसीलिए इसको पॉकेट वीटो बोलते हैं। देयर इज नो टाइम लिमिट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद इन विच द प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज एसेंट और साइन द बिल। कॉन्स्टिट्यूशन में ये टाइम लिमिट बताया ही नहीं गया है कि प्रेसिडेंट को किस टाइम लिमिट में या कब बिल को साइन करना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है। हेंस ही हैज़ अ बिगर पॉकेट देन अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो इसलिए हम बोलते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसका पॉकेट बड़ा होता है देन अमेरिकन प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास टाइम लिमिट होता है विद इन विच उसको साइन करना पड़ता है, लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट के पास तक कोई टाइम लिमिट नहीं बताया गया है कि उसको किस टाइम लिमिट में साइन करना होता है। इन 1986 प्रेसिडेंट जेल सिंह अप्लाइड पॉकेट वीटो टू इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। बहुत जो मैंने एग्जाम्पल्स 3 दी ना, 3 वीटोज के साथ, ये याद रख लेना, बिल्कुल अभी लिख के रखना नोट्स में, क्योंकि जो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स है जो है सिविल सर्विस के, उसमें एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर हम पॉकेट वीटो की बात करेंगे, 1986 में जो प्रेसिडेंट जेल सिंह थे उन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया है किस बिल के लिए? इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के लिए। इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के लिए 1986 में प्रेसिडेंट जेल सिंह ने पॉकेट वीटो जो है यूज़ किया। ठीक है, तो 3 तरह के वीटो पावर्स हमने देखे, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। ठीक है। The president has no veto power in case of a constitutional amendment bill. He is bound to give his assent to such bills. देखो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो होती है ना, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हैं, और ये पावर किसको दिया गया है? अगर हमें विद टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं पे भी मॉडिफाई करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं। ठीक है, और वो पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। और अगर पार्लियामेंट पास करता है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर नहीं होता है, प्रेसिडेंट को साइन करना ही करना होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के टाइम अगर दोनों हाउसेस सेपरेटली पास करते हैं इस बिल को, तो प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ही हैज़ नो वीटो पावर, ही हैज़ टू गिव हिज एसेंट। प्रेसिडेंट को एसेंट देना पड़ता है, प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ता है। राइट, यहाँ तक समझ आया। इसके बाद हम देखेंगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स, आर्टिकल 1, 2, 3। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 1, 2, 3। आर्टिकल 123 क्या है? आर्टिकल 123 डील करता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के साथ, कि प्रेसिडेंट के पास एक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होता है। मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगी। जो पार्लियामेंट होता है ना, वो उसका मेन फंक्शन क्या है? लॉ मेकिंग का। लेजिस्लेचर है ना, वो लॉ मेकिंग, वो लॉ बनाता है। अब देखो कि पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं होगा या एक हाउस
पार्लियामेंट का सेशन में नहीं होगा और हमें लॉ की किसी भी लॉ की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस टाइम पे क्या हो करेंगे? जब रिसेस होता है, जब सेशन में पार्लियामेंट नहीं होता है, उस टाइम पे हम क्या करेंगे अगर हमें लॉ की ज़रूरत पड़ेगी? तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस देता है, ऑर्डिनेंस इशू करता है अंडर आर्टिकल 1, 2, 3। ठीक है, आर्टिकल 1, 2, 3 डील हमें करता है किसके साथ? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, लेकिन ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कब यूज़ करना है? जब हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन होती है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, एक हाउस सेशन में नहीं होता है, क्योंकि एक लॉ बनाने के लिए दोनों हाउसेस सेशन में होने ज़रूरी है, तो उस टाइम प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। An ordinance can be issued by the president only when both houses of parliament are not in session or when only one house is in session. तो अब यहाँ पे लिखा है कि कब कब ऑर्डिनेंस इशू करेगा। ऑर्डिनेंस होता है उसको बराबर इफेक्ट ऑफ लॉ होता है, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है कि जब दोनों हाउसेस सेशन में ना हो या कोई एक हाउस सेशन में ना हो। ठीक है, क्योंकि लॉ बनाने के लिए दोनों हाउसेस का सेशन में होना ज़रूरी होता है। दूसरा, द ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स ऑफ इट्स रीअसेंबली। अब जब कोई प्रेसिडेंट जब ऑर्डिनेंस देता है, अब सेशन में नहीं था पार्लियामेंट, फिर जब पार्लियामेंट वापस सेशन में आ गया, तो जब रीअसेंबल हो गया, उसके बाद 6 हफ्तों के अंदर अंदर उसको क्या करना चाहिए? अप्रूव करना चाहिए उस ऑर्डिनेंस को। अगर 6 हफ्ते तक उसने अप्रूव नहीं किया वापस असेंबल होने के बाद, तो वो ऑर्डिनेंस जो है ख़त्म हो जाती है, वो लॉ जो प्रेसिडेंट ने बनाया होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो 6 वीक्स का टाइम है, ध्यान रख लेना। Hence the maximum life of an ordinance is 6 months, 6 weeks। क्योंकि आपने पढ़ा होगा पार्लियामेंट वाले चैप्टर में, मैं आपको पढ़ाऊंगी कि जो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेशन में ना होंगे ना, 6 महीने के लिए नहीं हो सकते, क्योंकि साल में मिनिमम 2 बार मिलना पड़ता है हाउसेस को। तो दैट मीन्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा गैप होगा ना, इस पार्लियामेंट रिसेस होगा, वो 6 महीने के लिए हो सकता है। तो ऑर्डिनेंस की जो लाइफ होती है वो कितनी फिर होती है? 6 महीने और 6 हफ्ते, क्योंकि जब वो रीअसेंबली होती है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा देर से ही लाइफ ये सेशन में आएंगे हाउसेस, वो 6 महीने के बाद आएंगे। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि रीअसेंबल होने के बाद 6 वीक्स तक वो ऑर्डिनेंस की लाइफ रहती है। उसके बाद अगर इन्होंने अप्रूव नहीं किया, वो ख़त्म हो जाती है। तो मैक्सिमम लाइफ क्या होगी फिर ऑर्डिनेंस की? 6 महीने और 6 हफ्ते। ठीक है, बात यहाँ पे समझ आ गई? ओके, ही कैन इशू एन ऑर्डिनेंस ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे बात आती है, जब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस देगा ना, वो कैसे देता है, उसको कौन बनाता है? बेसिकली जब उसको एडवाइस करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और उनको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर जब उसको बोलेंगे कि किसी चीज़ पे लॉ बनाना है, सेशन हाउस सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं, और लॉ की ज़रूरत है, और प्रेसिडेंट क्या करता है? इशू ऑर्डिनेंस करता है। तो ही कैन इशू ऑर्डिनेंस ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आती है बात पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की, जो मैंने आपको बोला था, ये आर्टिकल 72 डील करता है इसके साथ। किसके साथ? पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के साथ डील करता है आर्टिकल 72। The president has the power to grant pardon, reprieve, commutation, remission, respite to any persons convicted in any union law or by a court martial in case of death penalty। अगर किसी भी यूनियन लॉ के अंडर किसी को सज़ा मिली है, ठीक है, या कोर्ट मार्शल की तरफ से मिली है, या अगर कोई स्टेट का भी बंदा होगा और उसको डेथ सेंटेंस मिली है, तो प्रेसिडेंट के पास से पावर होता है कि वो उस जो है उस सज़ा को माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है, लाइटर फॉर्म में दे सकता है। जैसे ही कैन पार्डन, वो बिल्कुल ही माफ़ कर सकता है। रिप्राइव, कम्यूट, रेमिशन, रिस्पाइट, या अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन होगी उसको चेंज कर सकता है फॉर्म ऑफ, या जो किसी को 3 साल की सज़ा मिली है उसको 1.5 साल रख सकता है। ठीक है, तो ये पावर किसके पास है? पार्डनिंग पावर हम इसको बोलते हैं, अंडर आर्टिकल 72 ये प्रेसिडेंट के पास है। It's an executive power and the governor has also those powers under Article 161। ये powers गवर्नर के पास भी होती है अंडर आर्टिकल 161। इसको इस सॉर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ही होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है, गवर्नर स्टेट का होता है ना, ही कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस नॉर ही कैन इंटरफेयर इन कोर्ट मार्शल केसेस। प्रेसिडेंट के पास भी पार्डनिंग पावर होता है अंडर आर्टिकल 72। गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, जो किसी भी स्टेट का गवर्नर होता है, उसके पास भी पार्डनिंग पावर होता है अंडर आर्टिकल 161। लेकिन फ़र्क क्या है दो में? गवर्नर सिर्फ अपने स्टेट के जो केसेस होते हैं ना उसमें सज़ा माफ़ कर सकता है, लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है ना उसमें पूरी यूनियन के लॉज के अंदर जितने भी केसेस होते हैं, पूरी कंट्री के जो केस होते हैं उसमें पार्डन कर सकता है। और दूसरी ये बात है कि
कोर्ट मार्शल के केस में अगर सज़ा सुनाई गई हो उसकी में प्रेसिडेंट कोई चीज़ माफ़ नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ गवर्नर उसमें माफ़ नहीं कर सकता है कोर्ट मार्शल के सज़ा में। लेकिन प्रेसिडेंट के पास से पावर है कि कोर्ट मार्शल ने भी अगर सज़ा सुनाई हो तो प्रेसिडेंट माफ़ कर सकता है, क्योंकि मिलिट्री का आर्मी का अलग से कोर्ट मार्शल होता है ना। और तीसरी बात यह है कि अगर डेथ सेंटेंस हो, सज़ाए मौत हो, तो उसके लिए गवर्नर माफ़ नहीं कर सकता, उसके लिए प्रेसिडेंट के पास बिल जाती है, तो प्रेसिडेंट माफ़ कर सकता है उस केस में। द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज दिस पावर ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट। और ये पावर भी एक्सरसाइज करता है, ये पावर भी यूज़ करता है प्रेसिडेंट किसके कहने पे? यूनियन कैबिनेट के कहने पे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के कौन से ऐसे पावर होते हैं जो डिस्क्रिशनरी पावर्स होते हैं, जो मतलब उसको खुद तक है, विदाउट किसी के एडवाइस के, विदाउट किसी के कहने पे वो खुद से ले सकता है। सबसे पहली बात, कब ले सकता है? एक पावर है सबसे पहले, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज क्लियर कट मेजॉरिटी इन द लोकसभा और व्हेन द प्राइम मिनिस्टर डाइज इन ऑफिस सडनली और देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर। प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर तब होता है जब किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो उसके पास डिस्क्रिशन होता है कि वो जिसको चाहेगा वो प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, अपॉइंट कर सकता है प्राइम मिनिस्टर, जब किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं आती है। या अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मर जाता है वाइल बीइंग इन द ऑफिस और कोई सक्सेसर उसका नहीं होता है, ऑब्वियस सक्सेसर, तो उस टाइम पे भी ये प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन है कि वो किसको अपॉइंट करेगा एज प्राइम मिनिस्टर। डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होती है, क्यों? ये चेक करने के लिए कि गवर्नमेंट के पास अभी बराबर स्ट्रेंथ है कि नहीं है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होती है ना, तो गवर्नमेंट जो है उसको रिज़ाइन करना पड़ता है, और अगर उसने रिज़ाइन नहीं किया तो प्रेसिडेंट उसको डिसमिस कर सकता है। तो प्रेसिडेंट करता है डिसमिस किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। जब क्या होता है पास? जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, जब वो कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं कर सकता है। तो ये भी डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट का। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी। अगर जो मेजॉरिटी पार्टी अगर उसकी मेजॉरिटी खत्म हो गई, उसको भाग गए सीट से ही ये मेंबर्स, तो अगर उसकी मेजॉरिटी खत्म हो गई तो उस टाइम क्या कर सकते हैं? लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 years बिफोर टर्म प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को। यूज ऑफ सस्पेंसिव वीटो इन केस ऑफ बिल्स। और मैंने आपको बोला कि सस्पेंसिव वीटो पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है कि बिल को जब वो रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है वापस पार्लियामेंट, ठीक है, फॉर रिकंसिडरेशन वो हाउसेस को भेजता है बिल को, तो उसको हम सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं। और वो भी इसका डिस्क्रिशनरी पावर होता है। अगर प्रेसिडेंट को लगेगा कि इस बिल में कुछ इधर उधर है, वो वापस बोलेगा हाउसेस को आप रिकंसिडर करो इस बिल को। अब अगर हाउसेस ने फिर से उसको पास किया विद चेंज और विदाउट चेंजेस, तो प्रेसिडेंट को फिर असेंट देना ही पड़ता है, साइन करना ही करना पड़ता है। इसको हम सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं। वो भी इसका एक डिस्क्रिशन होता है, वो भी इसका अपने से डिस्क्रिशन, मतलब जो इसको किसी के कहने पर नहीं करना पड़ता है, खुद से करता है, मतलब खुद अगर इसको लगेगा तो ये करेगा। ठीक है, कुछ इंस्टेंसेस है जिसमें डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो दिस वाज द लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर द प्रेसिडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसमें 3 पार्ट्स में मैंने आपको ये कराया। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। वी विल मीट इन अनदर क्लास विद नेक्स्ट चैप्टर। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।